तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएम का एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग ये जो नाम है ये तो आपने सुना होगा, है ना। ये चैप्टर हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब उसी का एक एक्सटेंशन है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन में लिखने वाला हूँ वो यही है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ चैप्टर, कौन सा चैप्टर? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो सर ये जो कैपिटल बजटिंग नाम का टॉपिक था उसी का क्या है, एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम कैपिटल बजटिंग ही पढ़ने वाले हैं, बस उसमें कुछ और हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि नाम में आपको दिख रहा होगा, रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। इसका मतलब कैपिटल बजटिंग चैप्टर में अब हम रिस्क को एडजस्ट करने वाले हैं, इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो पहली बात, ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक का जो चैप्टर था उसी का एक एक्सटेंशन है। सेकंड थिंग क्या है भाई, देखो, इन कैपिटल बजटिंग चैप्टर वी डिड नॉट कंसिडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो अगर अपन बात करें कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने रिस्क और अनसर्टेनिटी की बात कभी भी नहीं की थी। लेकिन अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, इसमें हम रिस्क को भी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ, हाउ एवर अंडर दिस चैप्टर we will understand how to incorporate risk in investment decisions या फिर आप बोल सकते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय रिस्क को कंसिडर करना है, रिस्क को इनकॉर्पोरेट करना है अपने डिसीजंस को लेते समय। जैसे कि देखिए आप, फॉर एग्जांपल अपन कैपिटल बजटिंग में बात करते थे कि सपोज़ एक प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ आउटफ्लो होगा, सपोज़ आउटफ्लो होगा 10 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पर ईयर्स लिखते थे, यहाँ पर इनफ्लोज लिखते थे, है ना। मान लीजिए ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, ऐसे दिया रहता था। पहले साल आएगा सपोज़ 3 लाख, फोर्थ ईयर आएगा 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 6 लाख, ऐसे कुछ अमाउंट आने वाले, है ना। तो ये अपन लिखते थे और इसके हिसाब से अपन को जो भी कैलकुलेट करना होता था अपन कर लेते थे। फॉर एग्जांपल पे बैक पीरियड है या एनपीवी है या पीआई है, कोई भी मेथड अपन को लगानी होती थी तो अपन इसी डेटा पर वो मेथड यूज़ कर लिया करते थे। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरा डेटा है, ये पूरा का पूरा क्या होता था? एस्टिमेटेड डेटा होता था, ठीक है। मतलब हम प्रोजेक्ट करते थे, हम अंदाज़ा लगाते थे, एस्टिमेट लगाते थे कि फ्यूचर में लगभग इतने इन्फ्लोज हमारे पास आएंगे और इतना आउटफ्लो आज हमें करना होगा। अब आप ये सोचो कि अगर आपने कोई चीज़ का एस्टिमेशन लगाया है तो एस्टिमेशन मतलब अनुमान, वो तो गलत भी हो सकता है ना। ये ज़रूरी तो नहीं कि 3 लाख आ ही जाएं, ये ज़रूरी तो नहीं कि सेकेंड ईयर में 4 लाख ही आएँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 लाख ना आए, 2 लाख ही आएँ या बिल्कुल ना आए, ऐसा भी हो सकता है। 5 लाख थर्ड ईयर में आएंगे या नहीं आएंगे इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है 3 लाख ही आए, हो सकता है 6 लाख आए, कुछ भी हो सकता है यार। तो आपने रिस्क को तो कंसिडर करा ही नहीं,
तो कैपिटल बस्टिंग चैप्टर में अपन बात करते थे कि यार बस आप ये मान लो कि आउटफ्लो गिवन है, इनफ्लो गिवन है, और उसके हिसाब से आपको जो भी मेथड लगाकर डिसीजन लेना है आप डिसीजन ले लीजिए। और वो ऐसा इसलिए करते थे अपन उस चैप्टर में क्योंकि अपन को पहले एक ईजी वे में मेथड्स को अंडरस्टैंड करना था, है ना। तो सिंपल बनाने के लिए अपन ने क्या करा था कि डेटा को गिवन ले लिया था, जो भी डेटा गिवन होता था उसका हम उसके हिसाब से डिसीजन ले लेते थे। पर अब हम थोड़ा सा उस डेटा के ऊपर जाने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने वाले हैं, और वो क्या है कि हमें समझना है कि यार रिस्क को भी तो कंसिडर करना चाहिए, अनसर्टेनिटी को भी तो कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। अब सर ये रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है, देखो 2 मिनट। एक तो होता है रिस्क, है ना, और दूसरा होता है अनसर्टेनिटी। ये दोनों वर्ड जो हैं ये इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, पर इनमें एक माइनर सा, एक थिन सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, देखिए वो डिफरेंस ये है, रिस्क हम किसे बोलते हैं समझने की कोशिश करना। रिस्क हम तब बोलेंगे जब आपको कैश फ्लोज भी गिवन है, कैश फ्लोज तो गिवन है, कैश फ्लोज क्या है, गिवन है, लेकिन उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो भी गिवन है। तो इसका मतलब दोनों गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जैसे कि 10% चांस है कि ऐसा होगा, 20% चांस है, 50% चांस है, इस टाइप से, है ना। सो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ अकरेंस, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो कैश फ्लोज तो गिवन है, पर रिस्क क्या है समझना। कैश फ्लोज तो गिवन है, हमें लग रहा है कि 2 लाख आएंगे, 3 लाख आएंगे, देखो ना यहाँ पर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये हमें कैश फ्लोज पता है, ये गिवन है। लेकिन साथ में ये भी तय है कि ज़रूरी नहीं है कि इतना अमाउंट आएगा ही। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इतना अमाउंट ना आए। तो जितना अमाउंट आप सोच रहे हैं अगर उससे कम आया तो ये हमारे लिए क्या हो गई, रिस्क हो गई, है ना। और कितना चांसेस है कि कितना कम आएगा, तो उसके जो चांसेस हैं वो गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया, चांसेस ऑफ अकरेंस, है ना, चांसेस ऑफ अकरेंस। जैसे कि अपन ने बोल दिया कि 60% चांस से कितना अमाउंट आएगा, या 70% चांस से कितना अमाउंट आएगा, या 80% चांस से कितना अमाउंट आएगा, है ना। और ध्यान ये रखना है कि भाई इसमें ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। तो ये जो रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर बता रहा हूँ, इसे आप बहुत मतलब दिल पे लेने वाली बात नहीं, एक जनरल ऐसे ही बता रहा हूँ, जनरल मीनिंग कि एक छोटा सा डिफरेंस जो होता है, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा था ना, रिस्क अनसर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। रिस्क मतलब ऐसा समझ लो कि कोई भी अमाउंट आएगा वो आपको पता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उतना ही आए, मतलब उसके होने के चांसेस 100% से कम भी हो सकते हैं, और वो चांसेस भी आपको गिवन है ना। तो इसको अपन रिस्क जैसा बुला लेते हैं कि यार ठीक है 2-3 लाख रुपए आएंगे, पर इसके चांसेस 60% ही है, इसका मतलब 40% चांस है कि इतना अमाउंट नहीं आएगा, है ना। सो वो ना आने का जो चांस है वो क्या हो गया, रिस्क हो गया, है ना। भाई 60% चांस है कि अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपया, इसका मतलब 40% नहीं आएगा, तो रिस्क ही हुआ ना। फिर 70% चांस है कि आ जाएगा, 70% चांस है कि 3 लाख आ जाएगा, पर ये भी तो है कि 30% चांस है कि नहीं आएगा, है ना। तो वो जो ना आने का रहता है उसे अपन रिस्क बोल देते हैं। अब ये अनसर्टेनिटी क्या होता है, अनसर्टेनिटी मतलब ये हो गया कि आपको प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, मतलब आपको कैश फ्लोज पता है, आपको कैश फ्लोज पता है, हालांकि ये भी आप बहुत मुश्किल से आइडिया लगा पाएंगे कि कैश फ्लोज कितने आने वाले हैं, पर प्रोबेबिलिटी का तो आइडिया ही नहीं है। स्पेलिंग देख लेना आप थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, गिवन ही नहीं है। मतलब 3 लाख रुपए आएंगे, इसके कितने चांसेस हैं मुझे नहीं पता, तो इसे अपन बोल देते हैं अनसर्टेनिटी। तो आपको इनको कोई डिफरेंशिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बस ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि रिस्क मतलब आपको पता है कि कितने % चांस है कि भैया पैसा नहीं आएगा, या कितने % चांस है कि 3 लाख नहीं आएगा, कितने % चांस है कि 4 लाख नहीं आएगा। अनसर्टेनिटी मतलब आपको ये ही नहीं पता कि कितने % चांस है कि आएगा कि नहीं आएगा, कि मतलब परसेंटेज ऑफ अकरेंस आपको नहीं पता है, तो अपन उसे क्या बोल देते हैं, अनसर्टेनिटी। ठीक बात है, ओके। अच्छा, ऐसा कब होगा नॉर्मली कि जब अपन को ना तो ढंग से कैश फ्लो पता चल रहे हैं, ना ही उनकी प्रोबेबिलिटी पता चल रही है, जैसे कि अनसर्टेनिटी केस में बात कर रहा हूँ। जैसे कोई नया एकदम नया प्रोजेक्ट टाइप का आपने लॉन्च करा है, कोई नया प्रोडक्ट ही है जो मार्केट में पहली बार आ रहा है,
तो पता नहीं उससे क्या इन्फ्लोज आएंगे और उनके चांसेस क्या होंगे, है ना। उस केस में ऐसा अनसर्टेनिटी क्रिएट होता है। और रिस्क नॉर्मली कहाँ दिखेगा आपको कि ठीक है आपने कोई, जैसे जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करा है उस टाइप के और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ठीक है, मतलब आपको बस रिस्क है कि जितना आप सोच रहे हैं उतना अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा, ये रिस्क है। बाकी आएगा ये तो क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप का प्रोडक्ट बाजार में चल रहा है, तो हमारा क्यों नहीं चलेगा, हमारा प्रोडक्ट भी चलेगा। वैसे कि जितना अमाउंट हम सोच रहे हो सकता है उससे कम आए, है ना, या जितना हम सोच रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट ना भी आए, इस टाइप की बात है वो, है ना। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि रिस्क होती क्यों है, रिस्क होने के कारण क्या हैं, है ना। तो अगली हेडिंग है सोर्सेस ऑफ रिस्क। देखिए अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन कैसे, एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं अपन, है ना, थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग जमा रहे हैं चैप्टर की। चैप्टर बहुत आसान है, जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कराऊंगा थोड़ी देर बाद ही, तो आपको लगेगा कि चैप्टर में कुछ नहीं है और श्योर शॉर्ट इस चैप्टर से आपको फुल मार्क्स मिलना ही मेरी गारंटी है ना। एक बस अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन समझा रहा हूँ, बाकी तो कोई इशू है नहीं इस चैप्टर में, है ना। ओके, तो देखिए क्या है भाई, ये सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या है। जैसे कि मतलब रिस्क किन किन कारणों से हो सकती है, तो पहला कारण है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कभी कभी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही रिस्क हो सकती है। क्या रिस्क हो सकती है कि उस प्रोजेक्ट में जिसमें हम पैसा लगाने वाले हैं, तो हमने अंदाज़ा लगाया होगा कि यार वो 5 साल चलेगा या 8 साल चलेगा, है ना, हमने अंदाज़ा लगाया होगा कि हर साल कितना कितना अमाउंट आएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितना अमाउंट हमने सोचा था उतना अमाउंट ना आए, ये रिस्क हो सकती है। जितनी ईयर हम सोच रहे थे उतनी ईयर वो चले ही ना, हमने सोचा कि यार हमारा जो प्लांट है वो 10 साल चलेगा, 10 साल तक हमको इन्फ्लो देगा, 10 साल तक हमको इन्फ्लो देगा, लेकिन वो 8 साल में ही ख़त्म हो गया, 6 साल तक ही इन्फ्लो दिया और ख़त्म हो गया वो प्रोजेक्ट, है ना। तो इस टाइप का है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, रिस्क रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, है ना। ओके, तो वो हर टाइप के अलग अलग, जैसे जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे उनकी अलग अलग रिस्क होगी, है ना। फिर दूसरा क्या हो सकता है आपका, जैसे इंडस्ट्री बोल सकते हैं अपन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। ये क्या होता है भाई, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क मतलब होता है कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं या आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, हो सकता है उस इंडस्ट्री पर ही कोई बैन लगा दिया जाए। जैसे कि आप लेदर मटेरियल में काम करने वाले थे या कर रहे थे और गवर्नमेंट ने लेदर मटेरियल के कोई भी प्रोडक्ट बनने पर ही रोक लगा दी, है ना। तो फिर अब क्या करोगे आप, फिर तो गए काम से, आप कुछ कर ही नहीं सकते चाहे कर भी, है ना। इस टाइप की बातें हैं। तो ये हो गई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, है ना। अपन बात कर रहे हैं कि रिस्क क्यों होगी, किन किन कारणों से होगी। तो पहली बात होगी यार हो सकता है उस प्रोजेक्ट में ही रिस्क हो, जितने साल आप सोच रहे थे उतने साल वो चला ही नहीं, वो मशीन चली नहीं उतने साल जितने साल आपने सोचा था, या जितना अमाउंट आपने सोचा था उतना अमाउंट दिया ही नहीं उसने। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, इंडस्ट्री में जो काम चल रहा था उस काम पर ही कोई रोक लग गई या उसमें एकदम से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चेंज आ गया, तब आप क्या कर सकते हो उसमें, है ना, उससे भी रिस्क हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं, अगला आता है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब मार्केट की कंडीशन ही बदल जाना, जैसे कि डिमांड का एकदम से कम हो जाना या फिर कोई सब्स्टिट्यूट का आ जाना। भाई कोई नया सब्स्टिट्यूट आ गया तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोडक्ट है वो बिकना कम हो जाएगा, वो बिकना कम होगा तो इन्फ्लोज भी आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जितना आपने सोचा था उससे कम हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। सो मार्केट में कुछ चेंज हो जाना, है ना, कोई सब्स्टिट्यूट का आ जाना या फिर डिमांड का एकदम से कम हो जाना, इस टाइप की बात है ना। फिर और क्या रिस्क हो सकती है भाई, और हो सकती है आपकी रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस। इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी रिस्क हो सकती है। भाई इकोनॉमी में ही कुछ चेंज आ गया, जैसे कि आपका जो आरबीआई मतलब जो सेंट्रल बैंक है उसने कुछ पॉलिसीज़ चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने कुछ नया चेंज ला दिया, कुछ नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए या इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब जो एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ना उनमें कुछ चेंज आ जाना। अभी सोचो अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कुछ इंक्रीमेंट कर दिया तो भी तो आपके इन्फ्लोज अफेक्ट हो जाएंगे ना। आज टैक्स बहुत बड़ा फैक्टर होता है, 30% टैक्स नॉर्मली कंपनीज पे करती हैं। सोचो अगर उसको 40% कर दिया जाए तो क्या कंपनी के इन्फ्लोज अफेक्ट नहीं होंगे,
है ना, या कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, या लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो एकदम से कम हो जाए, मतलब उनकी इनकम ही कम हो जाए, तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे, है। तो कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं कभी कभी इकोनॉमी में, जिससे आपका प्रोजेक्ट भी अफेक्ट हो सकता है। पूरी इकोनॉमी अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट भी अफेक्ट होगा, है ना। ठीक है, और कौन सी रिस्क हो सकती है? कंपटीशन रिस्क हो सकती है। अब आप तो सब बढ़िया कर रहे थे, आपके सारे एस्टीमेट भी सही थे, लेकिन अचानक से कोई कॉम्पिटिटर आ गया और उस कॉम्पिटिटर की वजह से आपका जो मार्केट शेयर है वो कम हो गया, तो आपके इन्फ्लोज भी क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो कंपटीशन की वजह से भी क्या हो सकती है, रिस्क क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकती है? इंटरनेशनल रिस्क हो सकती है। इंटरनेशनल रिस्क कैसे? अब मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट बनाकर बेचने वाले थे वो आप फॉरेन में भी बेचने वाले थे, तो जो जैसे सपोज़ आप अमेरिका में सप्लाई करने वाले थे, अभी अमेरिका जब आप प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले थे या फिर जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब तो कोई इशू नहीं था, तब तो अमेरिका में कोई टैक्सेस नहीं थे सपोज़ उस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर बाद में क्या हुआ, अमेरिका में कुछ पॉलिसीज़ बदल गई या वहाँ की सरकार बदल गई, तो उन्होंने क्या करा, एकदम से इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी, या जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके इंपोर्ट पर ही उन्होंने रोक लगा दी, तो भी तो हमारा इन्फ्लो अफेक्ट हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ चेंज आता है, स्पेशली उस कंट्री में जिससे हम डील करते हैं, तो भी हमारे प्रोजेक्ट पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ रिस्क, या यूँ कहिए कि किन किन कारणों से रिस्क हो सकती है। तो इसको अपन एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, रीजन्स ऑफ रिस्क भी बुला सकते हैं। ठीक बात है। सो ये कारण है जिनकी वजह से रिस्क होती है। तो अपन ने क्या क्या जान लिया कि भाई कैपिटल बस्टिंग चैप्टर में जो हमने पढ़ा था उसमें रिस्क की कहीं पर बात नहीं हुई थी। अब ये जब चैप्टर आया रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, तो इसमें हमने क्या करा कि जो भी आउटफ्लो और इनफ्लोज होते हैं उनमें रिस्क को भी या रिस्क फैक्टर को भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ठीक बात है। फिर अपन ने जाना कि भाई रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है ना। तो मैंने रिस्क बताया कि भाई कैश फ्लोज भी गिवन है पर उनके चांसेस उतने नहीं है, मतलब 100% चांसेस नहीं है, कम चांसेस हैं उससे, है ना। सो प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन, प्रोबेबिलिटी गिवन है और वो अगर भाई सोचो ना, प्रोबेबिलिटी गिवन है और वो 100% से कम है, इसका मतलब ये कि रिस्क है। 60% चांस आने की मतलब 40% चांस है कि नहीं आएगा, है ना, ऐसा। फिर अनसर्टेनिटी मैंने बताया कि यार आपको हो सकता है कैश फ्लोज पता हो या वो भी पता ना हो, और प्रोबेबिलिटी तो पता ही नहीं है आपको, मतलब आपको लगता है कि हो सकता है 2 लाख रुपए आ जाए, पर ये नहीं पता कि मतलब कितने % चांस है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, ऐसा। तो रिस्क हो, अनसर्टेनिटी हो, हालांकि ये दोनों शब्द हम साथ में ही यूज़ करते हैं, एज सच इनको अलग अलग करने की कोई हमें नीड नहीं है ना। ओके, और रीजन्स ऑफ रिस्क भी हमने जान लिए। अब सवाल है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर का ओवरव्यू, है ना। तो उसको अपन लिखेंगे क्या, टेक्निक्स या फिर मेथड्स, टेक्निक्स या फिर मेथड्स ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ठीक बात है। कौन कौन सी टेक्निक हैं जो हमें पढ़नी है। तो अब आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब अपन बात करने वाले हैं कि एक्चुअली हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक बात है। तो टोटल 3 टाइप की टेक्निक हमें पढ़नी है। कितने टाइप की? 3 टाइप की टेक्निक हमें पढ़नी है। पहली जो टाइप है वो है आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मतलब स्टैटिक्स से रिलेटेड होंगी वो, है ना, कहीं ना कहीं। सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो जाएंगी ये, या टेक्निक्स, एक ही बात है ना। सेकंड आपकी कन्वेंशनल टेक्निक हो जाएंगी, ठीक है। और थर्ड आपकी जो हो जाएंगी वो अदर टेक्निक्स हो जाएंगी, ठीक है, टेक्निक्स, ठीक है, ओके। सो टोटल 3 टाइप की जो है वो टेक्निक्स हमें पढ़नी है। अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक में हमें टोटल 3 टाइप की टेक्निक पढ़नी है, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड अपन बात करेंगे वेरिएंस, या यूं कहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, एक ही बात है, छोटा सा डिफरेंस होता है। सो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन।
इसके अलावा थर्ड जो टेक्निक हमें पढ़नी है इसके अंदर वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बहुत सिंपल सी ये 3 टेक्निक हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर पढ़नी है। फिर कन्वेंशनल टेक्निक की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट टेक्निक। ठीक है। फिर सेकंड जो अपन को पढ़नी है वो पढ़नी है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट्स। तो ये हो गई आपकी कन्वेंशनल टेक्निक। अब बात करते हैं अदर टेक्निक्स की। इसमें टोटल 4 टेक्निक उन्होंने दी थी, पर 2 टेक्निक सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो अब जो बची हुई 2 टेक्निक हैं वो पता है कौन कौन सी हैं। एक तो है सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। और एक और जो है वो है आपकी, एक सेकंड इसको प्रॉपर लिख दूं, एनालिसिस है ना, ओके। इसके अलावा है आपका सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस। तो आप चेक कर लीजिए टोटल कितने टाइप की टेक्निक हमें पढ़नी है। 3 टाइप की, स्टैटिस्टिकल, कन्वेंशनल और अदर। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में हमें 3 टाइप की टेक्निक पढ़नी है, कन्वेंशनल में हमें 2 टाइप की टेक्निक पढ़नी है और अदर में हमें 2 टाइप की पढ़नी है। सो अगर इन टोटल अपन बात करें तो आपको 7 टेक्निक्स पढ़नी है। बस यही पूरा चैप्टर है। ये 7 टेक्निक अपन ने समझ ली तो ये चैप्टर खत्म हो गया। और आप बिलीव करिए चैप्टर बहुत आसान है और इसमें फुल में से फुल मार्क्स मिलना तो ऑलमोस्ट श्योर है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो, है ना। ये चैप्टर नया आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस करा गया है। पहले ये सीए फाइनल में हुआ करता था, अब इंटर में लाया गया है ना। तो बहुत सिंपल ही, अभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है इसके अंदर, है ना। ठीक है, अब एक एक करके सारी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, और उसमें भी सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी मेथड की, ठीक है। और इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते चले जाएंगे। एग्जाम्पल से हर एक मेथड आपको आसानी से समझ में आती चली जाएगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। और यहाँ अपन मेथड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसके लिए हम करेंगे अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या आगे बने क्वेश्चन 1 में देखिए, नेट कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन एज बिलो। डिस्काउंट रेट कितना है भाई, डिस्काउंट रेट लेना है आपको 10%, है ना। आई होप आप डिस्काउंट रेट समझते हैं, है ना। अपन ने कैपिटल बस्टिंग में अच्छे से पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, बोथ द प्रोजेक्ट इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000। दोनों ही प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 10,000 रुपये, मतलब आउटफ्लो कितना है 10,000 रुपये। आगे लिखा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी फॉर ईच प्रोजेक्ट। आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है दोनों प्रोजेक्ट के। बार बार वो एक्सपेक्टेड वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिवन है और जो भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो एक एस्टिमेटेड डेटा का है, फ्यूचर डेटा का है। तो इसका मतलब जो भी एनपीवी आएगी वो एस्टिमेटेड एनपीवी ही तो कहलाएगी, है ना, एक अनुमानित एनपीवी कहलाएगी। क्या क्या गिवन है देखिए भाई, ये पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए है, उसमें आउटफ्लो कितना हो गया 10,000। अब पहला ऑप्शन ये है, हो सकता है 8,000 रुपये आए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हो सकता है 10,000 रुपये आए। ये इनफ्लो की बात कर रहे हैं ना, अपन ने आज 10,000 रुपये लगाया, अब कितना मिलेगा तो बोले वो 8,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, 14,000 भी हो सकता है और 16,000 भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखें ये ईयर्स नहीं है ना, आप ऐसे मत बोलना कि फर्स्ट ईयर में 8,000, सेकेंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 12,000, ऐसा नहीं है। ये जो है ये क्या है, अलग अलग इवेंट है। मतलब हो सकता है 8,000 आए, हो सकता है 10,000 आए, है ना। ये सिंगल पीरियड है। अब ध्यान दें ये कौन सा पीरियड है, सिंगल पीरियड है। मतलब आज 10,000 रुपये लगाएंगे, अब
आज मतलब तुरंत 10,000 रुपये लगाया, इस ईयर के एंड तक हमको ओवरऑल कितना मिल जाएगा? या तो 8,000 मिलेंगे जिसके चांस 10% है, या तो 10,000 मिलेंगे जिसके चांस 20% है, या तो 12,000 मिल जाएंगे जिसके चांस 40% है, या तो 14,000 मिलेंगे जिसके चांस 20% है, और या फिर 16,000 मिलेंगे जिसके चांसेस 10% है। और इसी टाइप से जो डेटा है वो किसका गिवन है? प्रोजेक्ट बी का गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है हमको। अपन आ जाते हैं सॉल्यूशन पर, है ना। तो थोड़ा सा समझेंगे फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। पहले अंडरस्टैंडिंग आ जाए एग्जांपल की हेल्प से, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है, और ये डेटा अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो भाई अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 1 था कि ए था भाई, है ना। और इधर कर देंगे अपन प्रोजेक्ट बी का कैलकुलेशन, प्रोजेक्ट बी। ठीक है, अब देखिए भाई क्या करना है। यहाँ हो जाएंगे आपके इवेंट, मतलब ए बी सी डी ई। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे आपके कैश इनफ्लोज, है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कैश फ्लो या फिर इनफ्लो, कैश फ्लो। तो या तो 8,000 रुपये आएंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी लिख देता हूँ, है ना, या PRO इतना लिख दे रहा हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस कितने हैं? 10% है। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर एक सेकेंड, फिर अपन बात करें 10,000 रुपये आएंगे, इसके चांसेस क्या हैं? 20% है। 12,000 रुपये आएंगे, इसके चांसेस कितने हैं? 40% है। 14,000 रुपये आएंगे, इसके चांसेस कितने हैं? 20% है। और 16,000 रुपये आएंगे, इसके चांसेस कितने हैं? 10% है। ठीक बात है। तो अपन क्या करेंगे, कैश फ्लोज और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आ जाएंगे आपके, ये है ना, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। 8,000 इंटू 10% कितना आएगा? 800। फिर 10,000 का 20% 2,000, है ना। फिर 12,000 का 40% 4,800। 14,000 का 20% कितना आएगा? 2,800। ठीक है, और आपका 16,000 का 10% आ जाएगा 1,600। ठीक है, अब करते हैं इनका टोटल। तो ये टोटल कितना आएगा, एक बार कैलकुलेटर उठा लीजिए और चेक करके मुझे बताइए। 800 प्लस 2,000 प्लस 4,800 प्लस 2,800 प्लस 1,600, ये आ रहा है 12,000। ठीक है, इस 12,000 का मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि आपको लग रहा था 8,000 आएगा, आपको लग रहा था 10,000 आएगा, आपको लग रहा था 12,000, आपको लग रहा था 14,000, आपको लग रहा था 16,000। तो कौन सा अमाउंट लें हम? क्या 8,000 ले लें? अगर हम 8,000 मान लेते, जैसे हमने 10,000 आज लगाया और हम मान के चल रहे कि 8,000 आएगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव सोचना हो गया। इतना नेगेटिव भी नहीं सोचना चाहिए। तो क्या मान लें, 16,000 ले लें? नहीं यार, इतना पॉजिटिव सोचना, इतना ऑप्टिमिस्टिक होना भी थोड़ा सा गलत है। तो एक रफ आइडिया, एक एवरेज आइडिया, एक बीच का आइडिया, और वो क्या होगा कि अपन क्या करो कि जो भी कैश फ्लोज हमें मिलने वाले हैं उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 8,000 में 10% चांसेस है, तो अपन ने मान लिया कि मतलब 800 तो आ ही जाएगा। भाई 8,000 के आने के चांसेस 10% है, ना आने के चांसेस 90% है। तो 10% भी अगर आया तो 800 तो आ ही गया ना। 10,000 का 20% मतलब 2,000 तो आ ही गया। अपन इस टाइप से भी सोच सकते हैं उसको, है ना। सो एक ऑन एन एवरेज हम क्या बोल सकते हैं कि 12,000 रुपये जो है वो आएंगे। तो ना 8,000 ना 16,000, बल्कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपन ने एक अंदाज़ा लगाया कि यार लगभग 12,000 रुपये आना चाहिए। हो सकता 12,000 ना इसके ऊपर नीचे आए, पर ठीक है, यह एक बीच का आइडिया है ना। तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल सोचना और बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल सोचना दोनों गलत है। तो बीच का आइडिया एक जो रहता है वो उचित होता है ना। ठीक है, ये आ गया 12,000। अब समझना NPV कैसे निकालेंगे। NPV क्या होता है? ये होता है आपका PV ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या क्वेश्चन में हमें डिस्काउंटेड दी थी? 10% दी थी भाई। तो एक काम करते हैं,
12,000 रुपये आएंगे, इसकी डिस्काउंटिंग करनी तो डिवाइड बाय 1.10 कर दो। ठीक कह रहा हूँ, डिस्काउंटिंग ऐसी करते थे। 12,000 ऐसे समझ लो ना यार भाई, ये 0 ईयर है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, तो यहाँ लिख रहा हूँ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर। यहाँ आप कितने लगाओगे, 10,000 रुपये का आउटफ्लो करोगे, यहाँ आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। इस 12,000 को आज पर लाओगे ना, तो 12,000 डिवाइड बाई 1.10 करोगे तो वो आज पर आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू 12,000 कितनी होगी, 12,000 डिवाइड बाई 1.10, और माइनस क्या कर देना, आउटफ्लो कितना है, 10,000 है। चलो चेक करते कितना आएगा 12,000 डिवाइड बाय 1.1, ये आ रहा है 10,909 और माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 909 पॉइंट कितना आ रहा है, 09 है ना, ऐसा आ जाएगा ये। तो आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना आ रहा है, 909.09। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को यूज़ करा जाता है डिसीजंस लेने में। ठीक है, अब आप ऐसे सोच लो कि जैसे आपको लग रहा था कि यार 8,000 आएंगे, अगर आप 8,000 ले लेते और 8,000 सोचकर आप प्रोजेक्ट को मना कर देते, हो सकता है तब भी आप गलत होते, या फिर आप 16,000 सोचकर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते, ये भी थोड़ा गलत लग रहा है। तो चांसेस को ध्यान में रखते हुए अपन ऐसा करो, है ना, बस ये बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो, कैसे आपने डिसाइड करी कि कितने % चांस की पैसा आएगा, है ना, इसमें बहुत केयरफुल रहना होता है ना। हालांकि अपना काम अभी ये नहीं है, अपने को तो प्रोबेबिलिटी हमेशा गिवन होगी, है ना। ओके, तो बस अब जो है यही काम आपको प्रोजेक्ट बी में करना है। प्रोजेक्ट बी में बस इतना ध्यान रख लेना आप कि कुछ फिगर्स गलत दिए हैं, तो यहाँ पर जो है वो 24,000 है, यहाँ पर 80,000 नहीं है, यहाँ पर 8,000 है ना, इसको ध्यान में रखते हुए करना है। हालांकि अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी कर रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन कभी एग्जाम में मतलब नॉर्मली तो नहीं आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर फिगर कुछ और भी होगा तो हमें कोई उससे लॉस नहीं है ना, अपन को तो समझने के लिए करना है। पर ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने फिगर्स ठीक कर दिए। ठीक है, और इसको भी अपन जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो देखो 24,000, 20,000, 16,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, 10%, 15%, 50%, 15% और 10%। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करिए तो 24,000 इंटू 10% कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, है ना, यहाँ आ जाएगा 2400, यहाँ आ जाएगा 3,000। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 8,000 और यहाँ 12,000 का 15% कितना होगा, 12,000 इंटू 15%, यह आएगा आपका 1,800 और 8,000 के आने के चांसेस 10% है, मतलब 800। ठीक है, अब बात आती है इनकी टोटल करने की। इनका टोटल आप कैलकुलेटर पर कर लीजिए, कितना आएगा वो 2,400 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 1,800 प्लस 800, ये आ रहा है आपका 16,000। ठीक है, 16,000 आपका जो है वो टोटल आ रहा है। तो देखो यार, एकदम फेवरेबल सोचना कि 24,000 आ जाएंगे, ये भी थोड़ा गलत लगता है, और इतना अनफेवरेबल सोचना कि 8,000 ही आएंगे, ये भी गलत लगता है। तो एक ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि यार ठीक है 16,000 रुपये तक आना चाहिए, अच्छा बुरा दोनों को ध्यान में रखते हुए। ठीक बात है। तो अब अगर हम एनपीवी निकालें तो कितना आएगा एनपीवी, यहाँ पर देखना, एनपीवी आपका आएगा 16,000 डिवाइड बाय 1.10, मतलब 16,000 जो एक साल के एंड में आने वाले हैं उसको आज पर ले आओ, माइनस आउटपुट तो 10,000 ही था, तो ये कितना आ जाएगा आपका एनपीवी आ जाएगा 4,544, है ना, आप चेक करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, और 0.44 रहेगा तो वो तो ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है उससे। इसको मैं 4,545 कर देता हूँ। ठीक है, 4,545.45 ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो 16,000 डिवाइड बाय 1.10 माइनस 10,000, तो आ रहा है आपका 4,545.45। ठीक है, एनपीवी किसका ज़्यादा आ रहा है, ओब्वियसली प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा आ रहा है, तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और प्रोजेक्ट ए का तो 909 ही आ रहा है, तो इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेटर कौन सा है, प्रोजेक्ट बी। ठीक है, सो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक बात है।
उम्मीद करता हूँ आपको पहली मेथड समझ में आई होगी, है ना। और रही बात प्रोबेबिलिटी के मीनिंग की, तो वो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, इट्स अ मेजर। आप चाहें अगर स्पेस ना हो तो आप अलग से नीचे भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के, है ना। मेजर अबाउट द चांसेस, अबाउट द चांसेस दैट एन इवेंट विल अकर। ठीक है, ये बताता है कि किसी इवेंट के, किसी घटना के घटने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई इवेंट पक्का अकर होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, है ना, सपोज़ यहाँ पर व्हेन एन इवेंट इज़ सर्टेन टू अकर। मान लो मैं आपसे कहूँ कि कोई घटना है जो पक्का होने ही वाली है, पक्का होगी, ठीक है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी पता है क्या होगी, 1। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि ₹100 आने वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 100 × 1 करोगे, इसका मतलब ये बात तय है कि टोटल कैश फ्लो कितना आने वाला है, ₹100 आने वाला है ना। ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि कोई इवेंट है जिसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है ना, तो अगर मैं बोलता हूँ वेयर देयर इज़ नो चांस ऑफ अकरेंस, अगर कोई घटना होने के कोई चांस नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0। समझे आप बात को। और 0, अब ₹100 आने हैं, ₹100 आने हैं और उसके चांसेस 0 हैं, तो इसका मतलब कैश फ्लो कितना लोगे आप, 0, है ना। ऐसा तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ अकरेंस। ठीक है, पहली मेथड में बस यही करना था कि अगर आप कभी एनपीवी निकालते हैं और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है तो आप उनको ध्यान में रखते हुए, उनका यूज़ करते हुए ही आपको एनपीवी निकालना है और अपना डिसीजन लेना है। सहमत हैं आप? ओके। सो ये थी हमारी पहली मेथड, कौन सी, प्रोबेबिलिटी। आसान है। पर अभी जो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी वो सिंगल पीरियड में पढ़ी। सिंगल पीरियड मतलब क्या सर? सिंगल पीरियड मतलब कि हमने आज 10,000 रुपये लगाया, अब अगले ही साल कितना अमाउंट आएगा वो उन्होंने बताया था, मतलब एक ही पीरियड की बात थी, 1 साल की बात थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट में आज आपने 10,000 रुपये लगाया, अब अगले साल कुछ अमाउंट आएगा, फिर सेकंड ईयर में कुछ आएगा, फिर थर्ड ईयर में कुछ, फोर्थ ईयर में, है ना। तो मतलब मल्टीपल पीरियड भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी तो सिंगल पीरियड था, है ना। ये तो क्या थे, ये तो चांसेस थे अकरेंस के। भाई पहले साल में आपका 10,000 रुपया जाएगा, मतलब 0 ईयर पर अभी 10,000 जाएगा, अब या तो 8,000 आएगा या फिर 10,000 आएगा या 12,000 आएगा। ये सब कब आने वाले हैं, पहले ही साल के एंड में। आज आपने 10,000 लगाया और पहले ही साल के एंड में या तो 8,000 आएंगे या फिर 10,000 आएंगे या 12,000 आएंगे, है ना। तो मतलब एक ही पीरियड इन्वॉल्व था, सिंगल पीरियड इन्वॉल्व था। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीपल पीरियड की, है ना। तो आइए उसको भी देख लेते हैं अपन। अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, और इसमें मल्टीपल पीरियड कहाँ है, देखो 3 ईयर्स है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मल्टीपल पीरियड। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं अपन और यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी टेक्निक और यहाँ लिख दे रहा हूँ मल्टीपल पीरियड। ठीक है, मल्टीपल पीरियड। तो इसका मतलब इसके पहले जो हमने पढ़ा वो सिंगल पीरियड था, है ना। ये सिंगल पीरियड था, यहाँ लिख देता हूँ सिंगल पीरियड। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वही सब होने वाला है, पर ठीक है, आपको पता रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है। भाई पहले तो क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। क्या लिखा है, 3 साल का एक प्रोजेक्ट है। ईयर 1 में कितने आएंगे, 2,000 आएंगे, इसके चांस 10% है। अभी मैं ईयर 1 की ही बात कर रहा हूँ। 4,000 आएंगे, इसके चांस 20% है। 6,000 आएंगे, इसके चांस 30% है। 8,000 आएंगे, इसके चांस 40% है। ये ईयर 1 का सिचुएशन है।
ईयर 1 में भी 4 इवेंट हैं, हो सकता है 2000 आए, हो सकता है 4000 आए, हो सकता है 6000 आए और हो सकता है 8000 आए। ऐसे ईयर 2 में भी 4 इवेंट हैं, हो सकता है 2000, हो सकता है 4000, हो सकता है 6000 और हो सकता है 8000 आए। ठीक बात है। थर्ड ईयर में क्या है, हो सकता है 2000 आए, हो सकता है 4000 आए, है ना। सबके चांसेस अलग हैं। आप सोच रहे होगे सब में सेम तो है, देखो ना प्रोबेबिलिटी बदल गई। यहाँ पर ईयर 1 में 2000 आने के चांसेस 10% है, ईयर 2 में 2000 आने के चांसेस 20% है, ईयर 3 में 2000 आने के चांसेस 30% है ना। तो ऐसे 3 ईयर का इनफ्लो हमें गिवन है, पर तीनों ईयर में क्या है, कितना अमाउंट आएगा वो सर्टेन नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिया है ना। आगे लिखा है आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज, ठीक है, मतलब एक तरीके से एनपीवी बतानी है आपको आगे चल के, है ना। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यूजिंग 10% डिस्काउंट रेट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 है, मतलब आउटफ्लो कितना है 10,000 है। आइए तो सॉल्यूशन पर बात करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर 1 की। ईयर 1 का हिसाब कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ कैश फ्लो, यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी, और यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो कैश फ्लो 2000 आएगा, इसके चांस हैं 10%, 4000 आएंगे, इसके चांस हैं 20%, 6000 आएंगे, इसके चांस हैं 30%, और 8000 आएंगे, इसके चांस हैं 40%। ठीक बात है। तो अपन बोल सकते हैं कि 2000 के आने के चांसेस 10% है, मतलब 200 तो आने हैं। फिर यहाँ पर 800, यहाँ पर 1800 और यहाँ पर 3200, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए, इनका टोटल कितना आएगा, 800 प्लस 200 1000 प्लस 1800 2800 और 3200 कितना होता है 6000। तो इसका मतलब ईयर 1 में 6000 आएंगे, ऐसा अपन बोल सकते हैं, क्योंकि 2000 भी लग रहा है, 8000 भी लग रहा है, 6000 भी लग रहा है, 4000 भी लग रहा है। तो एक बेस्ट आइडिया क्या होगा कि अपन एक बीच की कंडीशन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब ईयर 2 की बात करते हैं। ईयर 2 में क्या होगा भाई, सेम टू सेम फिर से करना है आपको कैलकुलेशन, है ना। इसके लिए अपन एक काम करते हैं, स्पेस बनाना है, पर ठीक है अपन यहीं पर कर लेंगे मैनेज, है ना। कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो अमाउंट तो सेम थे, 2000, 4000, 6000 और 8000। इस बार चांसेस बदल गए, यहाँ 20% है, यहाँ 30% है, यहाँ 40% है और यहाँ 10% है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 1200, यहाँ आ जाएगा 2400 और यहाँ आ जाएगा 800, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, इन सब का टोटल 4800। ठीक बात है। तो आप इसको समझने के लिए ऐसे भी बोल सकते हो कि 2000 आने के चांसेस 20% है, इसका मतलब कि 400 तो आ ही जाएगा ना, 2000 का 20% तो आ ही जाएगा ना एटलीस्ट, भाई 20% चांस तो है ना आने के, तो मतलब 400 तो मान सकते हैं ना। 4000 के आने के चांस 30% है, मतलब 30% अमाउंट तो आ जाएगा ना। इस एंगल से भी आप चीज़ों को बोल सकते हो, है ना। आप देखो इन सब का टोटल बार बार बना रहा होगा, जैसे 20 और 30 50 और 40 90 और 10 100 ही आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी है यार, वो तो ओवरऑल पर चांसेस तो 100 ही होंगे ना। तो 10% 20% चांस है कि 2000 आएगा, 30% चांस है कि 4000 आएगा, 40% चांस है कि 6000 आएगा और 10% चांस है कि 8000 आएगा। तो उसी के हिसाब से हमने कैश फ्लो ले लिए, ठीक है। ऐसे ईयर 3 में कर देंगे अपन, ठीक है। ईयर 3 में भी वही कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। यहाँ पर वही सेम 2000, 4000, 6000 और 8000। अब 2000 आएंगे, इसके चांसेस 30% हैं, 4000 आएंगे, इसके चांसेस 40% हैं, 6000 आएंगे, इसके चांसेस 20% हैं और 8000 आएंगे, इसके चांसेस 10% हैं। तो 2000 के आने के 30% चांस हैं, तो मतलब कितना अमाउंट आना ऑलमोस्ट सर्टेन है 600। यहाँ पर 4000 का 40% कितना आएगा 1600, 6000 का 20% 1200 और 8000 का 10% 800। आप टोटल करने जाएंगे तो ये कितना होगा आपका 4200। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि ईयर 1 में 6000 आएंगे, ईयर 2 में 4800 आएंगे और ईयर 3 में 4200 आएंगे। अब क्या बचा यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो देखना अब सिंपल, आप बताओ एनपीवी कैसे निकालते थे आप।
यहाँ लिख लो आप ईयर्स 1 2 3, यहाँ लिख लो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितने कितने निकाले हैं हमने अभी देखो 6000, 4800 और 4200, ठीक है। इनकी डिस्काउंटिंग करना है, प्रोबेबिलिटीज़ तो मल्टीप्लाई हम कर ही चुके थे, उसी के हिसाब से निकाले गए। डिस्काउंटिंग करना है, तो डिस्काउंटिंग करना है 10% से, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%। तो डिस्काउंटिंग करके बता दीजिए आप मुझे, जैसे 6000 डिवाइड बाय 1.1 ये कितना आ रहा है 5454, ठीक है। या फिर आपको तो फैक्टर भी याद होंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर 4800, फिर 1 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 3967 लिख देता हूँ यहाँ पर। और 4200 इसकी 3 बार डिस्काउंटिंग करनी है, तो ये आएगा आपका 3155। अगर इन सबको ऐड करें तो कितना आएगा 5454 प्लस 3667 प्लस 3155, ये आ रहा है आपका 12276। 12276 ये अलग भी आ सकता है। कब अलग आ सकता है ये, अगर आपने फैक्टर यूज़ करे होंगे, जैसे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप देखना कि 1.10 अगर आप करो 1.1 डिवाइड इक्वल टू करते हैं तो ये आता है, ये समझा रहा हूँ है ना, 0.909 आता है। अब अगर आप 6000 को केवल 0.909 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आता है 5454। पर अगर आप फुल से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा तो ज़्यादा आएगा ना, है ना, तो वैसा रहता है। एक बार आप ये कैलकुलेशन बस देख लेना, है ना। तो अगर फैक्टर के हिसाब से देखें तो पहला होता है 0.909, फिर 826 और फिर आपका होता है 0.751। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 6000 इंटू 0.909, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब याद होगा, है ना। फिर 4800 इंटू 0.826, ये आ रहा है 3964.8। ओ हो, मतलब ये अमाउंट गलत लिखा गया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आ रहा है 3964 की जगह 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट वाला 4200 इंटू 0.751, ये कितना आ रहा है आपका 3154 आ रहा है, तो मैंने 55 लिख दिया। अब इनको टोटल कर देते हैं तो कितना आएगा 5454 प्लस 3965 प्लस 3155, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12574, है ना। आप चाहो तो कैलसी पर इसको डायरेक्ट आराम से निकाल सकते हो। ये फैक्टर इसलिए लिखे यहाँ पर क्योंकि उन लोगों ने फैक्टर से ही करा होगा, है ना। कई बार वो फैक्टर यूज़ कर लेते हैं और स्पीड में कर देते हैं। पर अगर आप कैलसी पर करते हो तो M+ में डालते जाना, ये मैंने आपको अच्छे से सिखाया है ना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब बताओ आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आ गया 12574 माइनस एक सेकेंड, आउटफ्लो कितना है आपका 10,000। तो बताइए आपका NPV कितना आएगा। NPV आपका आएगा 2574, ठीक है। तो भाई सिंस NPV प्लस में है एक्सेप्ट कर लीजिए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मल्टीपल पीरियड आ गया तो हर साल का पहले एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लो, जैसे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हुए, और फिर क्या करो उनकी डिस्काउंटिंग कर दो, है ना। जो नॉर्मल कैश फ्लो ये आ गए, उनकी डिस्काउंटिंग कर दी तो आगे 12574। ये डिस्काउंटिंग करते आपको आई जाएगी, कैलसी पर कर लो डायरेक्ट या फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कर लो, और माइनस आउटफ्लो कर दो तो आपका NPV आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये था पूरा अपना प्रोबेबिलिटी वाला टेक्निक, ठीक बात है।